नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप परीक्षा उपयोगी बहुत सारे प्रश्न करने वाले हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, तो कल का ही सवाल है, होमवर्क दिया था मैंने। लिखा है कि यदि धनराशि के 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ₹1 है, तो राशि ज्ञात करो। ठीक है, मूलधन चाहिए तो मूलधन के लिए आप लगाते हैं, आपको हमेशा यही लगाना है, मूलधन बराबर होता है अंतर और 100/दर और इस पूरी का स्क्वायर। हमेशा 2 साल के लिए होता है और 2 साल के लिए यही सूत्र लगाएंगे आप। तो क्या होता है, अंतर कितना है, ₹1। ठीक है, 100/दर कितनी है, 4% दिया हुआ है, का स्क्वायर। अब 4 से 25 बार कट गया। ठीक है, तो 1 × 25 का स्क्वायर कितना, 25 × 25 लिखेंगे। तो 25 × 25 कितना होता है, ₹625 हो गया ना। तो ये मूलधन के बराबर निकला, इसलिए मूलधन कितना है आपका, ₹625। तो 625 जिसका उत्तर था वो सही है। अगर गलत है तो सीख लो कि आगे से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है उसका पहला सवाल आपके सामने है, काम समय से। काम समय मैं पढ़ा चुका हूं, इस सवाल बहुत बार आपको देखने को मिलेगा और अच्छा सवाल है। देखते हैं क्या लिखा है कि दो कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएं 5:4 के अनुपात में है। कार्यकुशलता मतलब कार्य क्षमता में अनुपात दिया है एक दिन के काम में। तो दो लोग हैं, ए है और बी है। कितना अनुपात है, 5:4। ये क्षमता है इनकी, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या होता है कि एक दिन में ए 5 खेत काटता है और बी 4 खेत काटता है। ठीक है, अब क्या बोला कि यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, 12 घंटे कुल समय दिया कि 12 घंटे में पूरा काम ए कर लेता है, तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 5। भाई 5 खेत काटता है 1 घंटे में। ठीक है, तो यहां से आप कुल काम निकाल लोगे। कुल काम कैसे निकलेगा, काम बराबर क्या होता है कि समय कितना है, 12 घंटे। समय में जब आप एक दिन के काम का गुणा करते हो, 1 घंटे का, आप सॉरी घंटा है यहाँ पे, तो घंटे का काम का गुणा करेंगे तो 12 × 5 कितना आ गया, 60। ये 60 आपके कुल खेत आ गए कि 60 आपको कुल काम करना है। और अब करेगा कौन, पूछा है दो बी, उसे कितने समय में पूरा करेगा, बी का समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम कितना है, 60/1 घंटे का काम जिसका समय निकालना है, तो बी का समय निकालना है, तो बी का 1 घंटे का काम कितना है, 4। तो 4 रखेंगे, 4 से काटेंगे, कितना आएगा, 15 घंटे, क्योंकि समय घंटे में था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल ये रहा। ठीक है, सवाल में लिखा है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। ठीक है, यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हों, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जो सवाल दिया है बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। लिखा है कि घनाभ का आयतन, तो लिख लेंगे घनाभ का जो आयतन है, जो आयतन है वो बराबर है घन के आयतन का दुगना, घन का आयतन के 2 टाइम। ठीक है, तो गुणा तो भाई दुगना है ना घन के आयतन का, घनाभ का आयतन है घन के आयतन का दुगना, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L × B × H, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो भाई लंबाई है 9, ये विमाएं दी, विमाएं का मतलब यही है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। ठीक है, तो 9 × 8 और गुणा 6, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। ठीक है, यहाँ घन का आयतन, तो घन की विमा दी नहीं है, तो घन के आयतन का सूत्र लिख देंगे, क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब भुजा इसको ए मान लो क्योंकि सारी भुजाएं इसकी समान होती हैं। ठीक है, तो ए क्यूब हो जाता है। ठीक है, भुजा क्यूब गुणा 2। अब देखो 2 से ही कट जाएगा, 2 चौके 8 कट गया ना। अब देखो 9 चौके 36 छिक्का, यहाँ 216 आया और बराबर ए क्यूब। एम्प्लाइज दैट आप यहाँ से ए निकाल सकते, 216 का घनमूल लेके कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आया। ठीक, अब क्या पूछा है, अब पूछा है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a²। ए स्क्वायर मतलब ए का 2 बार गुणा, तो ए कितना है 6, तो 6 का 2 बार गुणा कर दो, कितना आएगा, 6 छंग 36 छिक्का 216। अब 216 ये क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बताओ, उत्तर हो गया। इतना सरल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा दिया इसके लिए आपको सूत्र बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी आप मेन सॉल्यूशन लगा सकते हो। ठीक है, तो याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। घनाभ का आयतन, घन का आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगना था, आराम से उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, काम समय से है अगला प्रश्न। और प्रश्न कहता है कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। ठीक है, ये तो एमडीएच वाला सवाल हो गया। तो इसमें लगाते हैं हम M1 × D1
और बराबर M2 गुणा D2। ये कब लगता है? जब आपका काम नियत हो, और उसमें बोल रहा है वो कि काम नियत है किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। मतलब जो 100 दिनों में पूरा काम होना था वह 10 व्यक्ति नहीं आए तो 110 दिनों में पूरा हो पाया। काम नियत है आपका, बस व्यक्ति बदल रहे हैं। मान लो पहले व्यक्ति आपके एक्स थे, M1 एक्स से कितने दिनों में पूरा कर रहे थे? 100 दिन में, लिखा है ना, 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था कुछ व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। अब M2 क्या हुआ? आदमी बदल गए, क्या हुआ कि 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब 10 व्यक्ति आए नहीं। अब कुल x थे तो अगर 10 नहीं आए तो x माइनस 10 आप उपस्थित होंगे, होंगे कि नहीं? यही काम करेंगे। और काम कितने दिनों में हुआ? 110 दिन में। लिखा है कि 110 दिन में पूरा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन बना ली, अब हल करेंगे। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 10x बराबर, यहाँ 11 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 11 का पहले x में हुआ तो 11x माइनस 11 गुणा 10 में हुआ तो 110, ठीक है। पक्षांतर कर लो तो 11x इधर है, 10x इधर है, तो भाई पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आपका आएगा 110। क्या पूछा था? प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? प्रारंभ में व्यक्ति कितने माने थे? x का मान कितना आया? 110। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? 110 सही हो गया भाई। 110 व्यक्ति प्रारंभ में लगाए गए थे, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने ये रहा। लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, ठीक है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों की औसत 4 अधिक हो जाए? ठीक है, रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। इसमें क्या करो आप, आपने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आज सीख लेंगे। एक नट होता है, ये औसत से सवाल है और इसमें नट लगाओ N80। ये बड़ा मतलब आसान कर देता है इस सवाल को। N4 नंबर मतलब संख्या, A4 एवरेज, एवरेज मतलब औसत, और T4 टोटल, टोटल मतलब कुल योग। निकालेंगे कैसे? N4 नंबर मतलब क्या है कि 10 पारी है तो भाई 10 रखेंगे नंबर के नीचे। औसत कितना दिया? 32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल निकालेंगे तो इसका कर देते हैं हम गुणा। बराबर में कितना निकला भाई? जो औसत बराबर होता है वो होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। अब हमें क्या चाहिए? कुल योग चाहिए, तो संख्या का औसत से गुणा करना पड़ेगा तो आ जाएगा 320, ठीक है। अब क्या बोलता है कि खिलाड़ी अगली पारी में, अभी तो 10 पारी हो गई, एक पारी और उसने खेल ली तो अगली पारी में कुल मिला के पारियां कितनी हो गई? 11, ठीक है। कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? पहले 32 था औसत, अब 4 अधिक हो गया तो अब औसत कितना हो गया? 36 हो गया ना। बराबर में अब देखो टोटल कितने रन हो गए उसके 11 पारियों में? 11 6 का 66, 11 3 33 और 6 39। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बोलता है कि कितने रन बनाए कौन सी पारी में? अगली पारी में। तो पारी कैसे निकालेंगे भाई? 11 में से 10 घटाने पड़ेगा, मतलब 11वीं पारी में से अगर हम 10 पारी घटा दें तो एक पारी निकल आएगी। ऐसे ही यहाँ योग में से अगर हम 10 पारियों के योग को घटा दें तो भाई निकल के आ जाएंगे रन, कि एक पारी में जो 11वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए? एक पारी बराबर 76 रन। आ गया उत्तर। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 76, दिख गया होगा आपको, और ए ऑप्शन आपका सही हो गया। हो गया ना, सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लिखा है कि किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य तथा आंतरिक परिमाप का अनुपात 23:22 है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है कि जो कोई भी आकृति है ना उसके चारों तरफ की माप, ठीक है, ठीक है। अब वृत्ताकार है तो वृत्त के लिए परिमाप की बात ये हो रही है कि वृत्त में परिमाप मतलब परिधि होती है, ठीक है। मान लो एक वृत्ताकार ऐसा मार्ग है, ठीक है, मार्ग है, वृत्ताकार है, ठीक। क्या है कि आंतरिक और बाह्य, मतलब ऐसा कुछ है कोई आकृति, उसमें आंतरिक और बाह्य परिमाप दिए गए हैं, मतलब बाह्य परिमाप ये हो गया आपका और आंतरिक परिमाप ये हो गया। परिधि तो है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसकी क्या मान लें? त्रिज्या मान लें कि आंतरिक त्रिज्या हो गई R1, R1, और बाह्य त्रिज्या हो गई आपकी कुल R2। हो गई ना। और देखो मार्ग की चौड़ाई, जो मार्ग है ना ये वाला, जो ये मार्ग है इसकी चौड़ाई दी है 5 मीटर, दी है ना। अब देखो कितना प्यारा सवाल हो गया। क्या बोलता है कि बाह्य तथा आंतरिक परिमाप का अनुपात, मतलब बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि में अनुपात दिया, तो भाई परिधि को मान लेंगे हम। तो बाह्य परिधि जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2πr2 निकलेगा कि नहीं, और बटे आंतरिक परिधि 2πr1, क्योंकि बाह्य त्रिज्या क्या मानी है? R2, वो आंतरिक त्रिज्या क्या मानी है? R1, इसलिए ऐसा रखा, कोई दिक्कत नहीं। बाह्य परिमाप और आंतरिक परिमाप में अनुपात कितना दिया है? 23:22 दिया ना। ये 2π से 2π कट गया, क्या निकला? R2 बराबर इतना और R1 बराबर इतना निकला। अभी क्या करना है इसमें? इसमें लिखा है देखो 5 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। अगर हम R2 देखो पूरे में से अगर हम R1 घटा दें तो ये रास्ते की चौड़ाई नहीं निकल आएगी, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो भाई 23 मीटर तो है आपकी R2, मतलब बाहरी त्रिज्या, और R1 है 22 मीटर। अगर हम इन दोनों को घटा दें
तो देखो क्या करेंगे हम, R2 अनुपाते R1 यहाँ से निकल के आया है 23:22। ठीक, इनमें अंतर कितने का है, एक रेशियो का। एक रेशियो बराबर रास्ते की चौड़ाई निकलेगी कितना, 5 मीटर निकल गया है। अभी क्या करना है, एक रेशियो बराबर 5 मीटर, तो पूछा क्या है, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछा, तो पहले आंतरिक वृत्त की त्रिज्या चाहिए। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी पूछी थी भाई, R1 है तो R1 ए रही, तो एक रेशियो बराबर 5 मीटर, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब R1 निकाल लो आपकी, 22 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 110 मीटर। हो गया ना। अब क्या चाहिए, व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या अगर 110 है तो व्यास कितना हो जाएगा, दुगना, 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 220 मीटर। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, ये आपका सही हो गया। बिल्कुल आसानी से समझ लिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सवाल क्या है, ठीक है, लिखा है कि कोई नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। ठीक है, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। ठीक है, अगर धारा के साथ जा रही है तो उसको बोलते हैं अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। ठीक, और धारा के विपरीत जा रही है उसको बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पूछता है कि तो शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में उस नाव को कितना समय लगेगा। शांत जल में दूरी तय करनी है, तो उसके लिए शांत जल में नाव की चाल चाहिए हमें। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल कितनी है, जो धारा के साथ जाएंगे 12, और प्रतिकूल चाल कितनी है 8, जो धारा के विपरीत जाएंगे, बटे 2। तो 12 और 8 20 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस शांत जल में चाल आ गई किसकी, नाव की। अब क्या चाहिए, 20 किलोमीटर जाना है, तो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। अब दूरी दी आपको 20 किलोमीटर, चाल आपने निकाल ली, स्पीड निकाल ली है आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, कितना समय लगेगा। तो समय के लिए क्या लगाते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 20 और चाल कितनी है 10, काट दो, 2 घंटे आ गए, 2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे आपको भाई। 2 घंटे कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो गया आपका, सही हो गया बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, मजा भी आ रहा होगा लगाने में। ठीक है, अगला प्रश्न बोलता है कि 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। भाई 66 किलोग्राम तो आपका कुल क्या है, मिलावटी दूध है। ठीक है, इसमें क्या है, शुद्ध दूध और पानी में अनुपात दिया गया कितना, ए मिल्क है, मिल्क मीन्स क्या, दूध, और ये वाटर है, वाटर मीन्स क्या, पानी। कितना पानी मिलाया गया है, ठीक है, निकाल लो भाई पानी कितना है। अब एक चीज बताओ, ये मिल्क है और ये वाटर है, अगर इसको कुल को मिला दें वो 66 किलोग्राम के बराबर नहीं हो जाएगा भाई। 66 किलोग्राम को 5:1 में बांट दिया, तो भाई हम कुल मिला दें तो 66 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ो, तो 5 और 1 मिलाएंगे तो कितना, 6, 6 रेशियो बराबर होगा 66 किलोग्राम, होगा कि नहीं। यहाँ से एक रेशियो निकाल लो, तो भाई 6 से 1 कट गया 11 बार, तो कितना आ गया 11 किलोग्राम। आ गया कि नहीं, 11 किलोग्राम आ गया। जब 11 किलोग्राम एक रेशियो बराबर है और वाटर कितना है एक रेशियो, तो भाई वाटर कितना निकल के आ जाएगा, एक रेशियो बराबर है 11 किलोग्राम, और वाटर का मान ही एक रेशियो दिया गया है, तो वाटर कितना हो गया 11 किलोग्राम। कितना दूध में पानी मिलाया गया है 11 किलोग्राम। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल निश्चित रूप से सही हो जाएगा, समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये जो है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर से लगा के आना है। जिसका जो उत्तर आएगा वो कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, आप रह ही नहीं पाए होंगे वीडियो को लाइक किए बिना। तो ठीक है, इस सवाल को लगाने के बाद आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करें रेवन स्टडी चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, फिर मुलाकात होगी।